तो न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शोपिया के फेरीपुरा में एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपिया के फेरीपुरा में एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया के फेरीपुरा में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में जारी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे से, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के फेरीपुरा में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम, माफ कीजिएगा, शोपिया के फेरीपुरा में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सदी का इतला मिली थी कि तोड़रन नामी गांव में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके साथ ही फेरीपुरा में भी 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर थी। लेकिन आज सुबह पहले 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है और उसके बाद फेरीपुरा में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हालिया दिनों में जब लाल बाजार श्रीनगर में एक बिहार के रहने वाले शख्स को हत्या कर दी गई थी, उसमें एक जो मिलिटेंट मुलव्वस पाया गया है, उसकी जानकारी आज ट्वीट के जरिए IG कश्मीर विजय कुमार ने दी थी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद मलिक, शोपिया के कई मकामात पर एनकाउंटर की खबरें हैं। हालांकि अभी जो हम तफसीलात पूछ रहे हैं वो फेरीपुरा के ताल्लुक से है। इरशाद, बताइएगा कितने मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर बताई जा रही है? साहिबा, मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूं कि फेरीपुरा में आज सुबह ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और कुछ ही घंटों में इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है। दो मकामी मिलिटेंट इसमें शामिल थे, दोनों मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इससे पहले जो एनकाउंटर हुआ था वहां पे भी 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे, उन 3 मिलिटेंटों को भी मार गिराया गया था। लेकिन उसमें ये बात सामने आई थी कि वहां पे DSP, जो मकामी DSP और 34 RR के जो CO थे, इन्होंने मुश्तरका तौर पर वहां पे जो मिलिटेंट छुपे हुए थे उनको वहां सरेंडर कराने की ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और बाद में आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया था, फिर दोबारा शुरू किया गया क्योंकि कल रात का टाइम था, अंधेरे में काफी मुश्किलात पेश होती है एनकाउंटर करने के लिए या सिक्योरिटी फोर्स को दिक्कत होती थी। तो इसीलिए आज सुबह ऑपरेशन दोनों जगह से शुरुआत हुई थी और पहले 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, अब और 2 मिलिटेंटों को भी मार गिराया गया है। जी इरशाद, इंटरनेट के हवाले से क्या तफसीलात है? क्या इस ऑपरेशन के चलते इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई हैं? देखिए साहबा, ऐसा पहली बार हुआ है कि शुपियान जिले में पहली बार इंटरनेट को कंटिन्यू रखा गया है, इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है, जबकि 5 मिलिटेंट हमारे के 2 बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए गए। इस ऑपरेशन में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो ट्विटर के जरिए जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी IG विजय कुमार ने कि हमने इस 1 मिलिटेंट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया है, जिन्होंने हाल ही में श्रीनगर के लाल बाजार में एक जो बिहार के एक शख्स के रहने वाला था उसको वहाँ पे मारा था और उसके जो हत्यारा था उसको हमने आज इस एनकाउंटर में मार गिराया है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इरशाद, ये बताइएगा, जो 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं क्या उनकी शिनाख्त हो गई है और सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो ये मकामी जो दोनों मिलिटेंट है ये यहीं के है, शुपियान का एक कापरिन का रहने वाला है और दूसरा भी यहीं का रहने वाला है। तो दोनों मकामी मिलिटेंट है, लेकिन अभी तक जो इनके नाम है उन नामों की तस्दीक पुलिस द्वारा नहीं हुई है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जी जी चलिए, तो तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे ने फराहम की। शोपिया के फेरीपुरा एनकाउंटर के हवाले से ये तमाम तर तफसीलात थी जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हालांकि इतला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इरशाद, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई की, जिसने मुश्तबा पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने
उसे लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरी की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ की हैसियत से की गई है। वो जाली शिनाख्ती कार्ड के साथ हिंदुस्तानी शहरी के तौर पर दिल्ली में रह रहा था। उससे हासिल जानकारी पर AK-47 और दीगर हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। अब बात करेंगे लखीमपुर सान्या। 3 अक्टूबर को जो पूरा सान्या पेश आया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही है, किसानों के हक में बात करने की बात कह रही है और उसके बाद सदर जमहूरिया से मिलने की मांग की जा रही थी कांग्रेस से। लखीमपुर खेरी सान्या पर कांग्रेस के एक वफ्द को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। कल ये मुलाकात होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की क़यादत में कल 11 बजे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से कांग्रेस का वफ्द मुलाकात करेगा। इस वफ्द में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी, अधीर रंजन चौधरी समेत दीगर लीडर शामिल होंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर वजीर ममलकत दाखिला अजय मिश्रा के खिलाफ शिद्दत से आवाज बुलंद कर रही है। और अब बात करेंगे नेशनल ह्यूमन कमीशन के यौम तासीस के हवाले से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में क्या क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की आज 28वीं यौम तासीस है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया है। पूरी दुनिया महात्मा गांधी को इंसानी हुकूक की अलामत के तौर पर देखती है। आप सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ये आयोजन आज एक ऐसे समय हो रहा है जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप। और अब बात करेंगे दिल्ली में फिजाई आलूदगी के हवाले से। तो दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हुकूमत की तरफ से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। आज इसी के हवाले से अरविंद केजरीवाल की जानिब से उनकी हुकूमत की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है। आपको बता दें कि फिजाई आलूदगी के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेने के लिए केजरीवाल ने 3 मशवरे दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करना शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से इस मुहिम का आगाज किया जाएगा। तो हम अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूं। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके
आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं, एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। और तीसरा, हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए। हमारी टीम तुरंत पहुंच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज़ को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, उनके सभी हक उनको मिलने चाहिए, उन तक पहुंचने चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। आज जिंदगी के हर मोर्चे पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। औरतों के हक के लिए न्यूज 18 उर्दू की आवाज के साथ हम आवाज मिलाते हैं। धर्म, समाज और संविधान महिलाओं को उनके अधिकार देते हैं। प्रत्येक धर्म में, संविधान में और समाज में महिलाओं के लिए अधिकार हैं और उनको उनके हक दिए गए हैं, परंतु जरूरत है उन अधिकारों का सम्मान करने की और महिलाओं के हकों को उन तक पहुंचाने की। महिलाओं का हक, कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12 के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। जी हां, कोरोना के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के खिलाफ मुल्क में लगातार जंग जारी है और अब बच्चों की भी होगी टीकाकारी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर टीकाकारी के हवाले से आपको बता रहे हैं। 2 से 18 साल के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। DCGI ने बच्चों को वैक्सीन देने की इजाजत दे दी है। तो लगातार मुल्क में वैक्सीनेशन और टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक आपको बता दें कि 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अब जो ताज़ा अपडेट है उसमें बच्चों को भी टीकाकारी में शामिल करने की इजाज़त दे दी गई है। अब से 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। DCGI ने इस बात की मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के खिलाफ मुकाबला जारी है और अब बच्चों की भी टीकाकारी शुरू हो जाएगी। 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की मंजूरी मिल गई है। DCGI ने बच्चों को वैक्सीन देने की मंजूरी दे दी है। बेहद अहम खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। जैसे जैसे ज़िमनी इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी लीडरों के जो बेतुके बयान हैं उनकी भी उसमें भी शिद्दत आती जा रही है। भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मंदिरों के पैसे से अक़लियतों की किफ़ालत करने का बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। साध्वी प्रज्ञा ने मठ मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से बाहर करके हिंदू समाज की जेरे निगरानी किए जाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मंदिरों में आने वाला पैसा अक़लियतों की किफ़ालत पर खर्च किया जाता है, जो हिंदू धर्म की तशहीर और गरीब हिंदुओं की फलाह के लिए लगाया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने साध्विया के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे हकीकत से परे बताया है। MP कांग्रेस के सेक्रेटरी अब्दुल नफीस ने साध्वी से रिकॉर्ड मांगते हुए कहा है कि जो हुकूमत मर्जर एग्रीमेंट के तहत मसाजिद के आइमा व मौज़नीन को वक्त पर तनख्वाह नहीं देती है, वो मंदिरों के पैसों को अक़लियतों की फलाह पर खर्च करेगी। इससे ज़्यादा गुमराहकुन बात कुछ और नहीं हो सकती है। इस प्रकार से अन्य जो मतावलंबी हैं उनके जो स्थान हैं, हमारे स्थान सरकार के कब्जे में रहते हैं, सरकार के संरक्षण में रहते हैं। कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा
कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर हैं वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे, और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है जो वो दान में देते हैं वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। देखिए, इनका सिर्फ काम, क्योंकि चुनाव हैं अभी मध्य प्रदेश में 5 जगहों के, अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, सिर्फ धर्म की राजनीति, लोगों के जज्बात भड़का करके इस प्रकार के बयान देते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, मर्जर एग्रीमेंट के तहत इमाम मौज़िनों को जो तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाहें सरकार नहीं दे पा रही, तो अल्पसंख्यकों को जो मंदिरों से पैसा आता है वो कैसे दे रही है? और अगर दे रही है तो प्रज्ञा ठाकुर को चुनौती है कि वो इसको लिस्ट को जारी करें कि किन किन। इसी मामले को लेकर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं, ये तो सभी जानते हैं, और अब इस बयान को ज़िमनी इंतखाबात से कब्ल किस तरीके से देखा जा सकता है? साहबा, ये बयान पूरी तरह से सियासत पर मुबनी है, और सियासत इसलिए है मेहताब आलम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पैसा और उस पैसे का इस्तेमाल अक़लियतों के तबके के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस पर जो समझ से परे, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के जो वोट है, दोनों पार्टियाँ, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी अगर साफ हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व पर चल रही है, तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के उस पर चल रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने वोट को साधने के लिए कर रही है, और ये साध्वी प्रज्ञा का जो बयान है पूरी तरह सियासत में मबनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा मंदिर या ट्रस्ट नहीं है जिसका पैसे के इस्तेमाल अक़लियतों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और यही वजह कि कांग्रेस ने इस पर साफ तौर पर सवाल किया है कि अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रज्ञा भारती के पास अगर कोई ऐसी फहरिस्त है तो वो जारी करे, ताकि उसको देखा जा सके कि अक़लियतों पर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल मेहताब आलम, वहीं कांग्रेस लीडर ने ये भी जिक्र किया है कि जो पार्टी आइमा व मौज़िनीन को वक्त पे तनख्वाह नहीं देती है, क्या वो मंदिरों के पैसे को अक़लियतों पे लगाएगी? यह साहब, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मर्जर एग्रीमेंट का निफाज रियासत भोपाल और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच 1949 में हुआ था, और उसके तहत नवाब भोपाल ने वायदा किया था कि जिस तरह से रियासत मंदिर के पुजारी को, मस्जिद के इमाम को, चर्च और गुरुद्वारे के जो मजहबी रहनुमा है उनको जो है नजराना पेश करती है, इसी तरह से हुकूमत हिंद को देना होगा। उस मर्जर एग्रीमेंट के तहत मसाजिद कमेटी का जो क़याम अमल में आया, लेकिन हुकूमत मध्य प्रदेश में इसमें भी एक गलत काम किया, और काम यह है कि उसने धर्मस्थ विभाग बनाकर मंदिर को, चर्च को, गुरुद्वारों को अलग कर दिया और मस्जिदों को अलग कर दिया। जहाँ पर धर्मस्थ विभाग का बजट 500 करोड़ का है, वहाँ पर मसाजिद कमेटी की अगर बात करें तो इसका बजट जो है 4 करोड़ भी नहीं है। ऐसे में अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमत का अपना नजरिया क्या है, और ऐसे में धर्म के नाम पर मंदिर की बात की जाना और मंदिर के पैसे का इस्तेमाल अक़लियतों के लिए किया जाना समझ से परे है। बीजेपी पार्टी के तमाम लीडरों की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, हालांकि कांग्रेस हमेशा टारगेट करती है उनके बयानों को। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मुल्क में आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव के तहत जश्न मनाया जा रहा है। इसी ज़िम्न में अमूल दूध कंपनी को भी 75 साल पूरे हो गए हैं, और वो भी अमृत महोत्सव के साथ अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। तो अमूल ने अनोखे अंदाज में लोगों तक अपनी मंसूनात के बारे में मालूमात फराहम कराई है। आइए देखते हैं अमूल की एक तारीख। 1987 में जारी अमूल के विज्ञापन की इस तस्वीर में देश में टेलीविजन का इतिहास छुपा है। भारत के इकलौते चैनल दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 को रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू हुआ। रामानंद सागर के सीरियल को देखने के लिए टीवी सेट वाले घरों में भारी भीड़ जुटती थी। उस समय कुछ ही घरों में टेलीविजन सेट होते थे। रामायण सीरियल इतना पॉपुलर हुआ कि 33 साल बाद कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इसे दोबारा दिखाया गया।